Hello students, we are doing chapter number 24 and we have done the two type of local self-governments, that is Panchayati Raj and municipalities. Today we will do the third type, that is district administration. The administration of a district is placed in charge of an officer known by different names such as district collector, deputy commissioner and district magistrate. A district is divided into subdivisions. The officer in charge of subdivision is called the subdivisional officer, that is SDO, or subdivisional magistrate SDM, or deputy collector. He work under the डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जो काम धाम है वो कौन देखते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिन्हें कि डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है. ये इनकी ड्यूटी है कि वो कैसे अपने इनके काम को असाइन कराते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबकी ड्यूटीज़, और कौन कौन सा फील्ड किस किस की होगी, ये काम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का. अब जो डिस्ट्रिक्ट है वो दो सब डिवीज़न में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो ऑफिसर होता है इन सब डिवीज़न का उन्हें बोला जाता है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, या फिर एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और डिप्टी कलेक्टर भी बोला जाता है. ये सब किसके अंडर काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर काम करते हैं. फंक्शन क्या है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या क्या काम होते हैं वो पढ़ते हैं. सबसे पहला फंक्शन क्या है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का? कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स. जो भी ज़मीन से जो भी कमाई होती है उसे कलेक्ट करना और सारे के सारे ज़मीन के रिकॉर्ड रखना. तो एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में चीफ ऑक्यूपेशन है. लोग सबसे ज़्यादा जो लोग डिपेंडेंट हैं अपनी इनकम के लिए वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. इसलिए जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लैंड को, जो ज़मीन को है वो दो तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है, एक फर्टाइल लैंड और एक बेरन लैंड. फर्टाइल लैंड वो होती है जो कि उपजाऊ होती है, जहाँ पर खेती हो सकती है, जहाँ पर कुछ भी उगाया जा सकता है. लेकिन बेरन लैंड होती है जो ऐसी खंडर पड़ी है जहाँ पर खेती पॉसिबल नहीं है, जो उपजाऊ नहीं होती है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किसके पास कितनी लैंड है, कौन किस लैंड का ऑनर है, कौन कौन सी क्रॉप उगाता है और कौन से सीज़न में उगाते हैं, वहाँ पे पानी की इरिगेशन फैसिलिटीज़ है भी हैं या नहीं है. और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? लैंड रिकॉर्ड से. और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो भी इन्हीं रिकॉर्ड की बेसिस पे किया जाता है. अब जो है गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रही है इस सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने के लिए, ताकि जो है एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके. लैंड रिकॉर्ड बहुत असेंशियल हैं डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए. जैसे कि कोई कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं कि ये लैंड मेरी है, ये लैंड तेरी है, तो जो रिकॉर्ड में लैंड होगी उसी की लैंड होगी. जो भी ये रिकॉर्ड रखा जाता है ये हमेशा चेंज करवाना चाहिए. अगर आप अपनी लैंड को चेंज कर रहे हो या फिर आप अपनी लैंड को बेच रहे हो तो साथ ही साथ आपको रिकॉर्ड्स में भी इसका चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है. जो भी चेंजेस होंगे ऑनरशिप में लैंड की वो हमेशा लेटेस्ट जो लॉ पास होगा गवर्नमेंट के थ्रू उसी के थ्रू किए जाएंगे. ऐसे कोई भी अपने आप से ऑनरशिप को चेंज नहीं कर सकता. गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लॉ चेंज किया था जिसमें था कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के द्वारा जो लैंड ऑनर है उसमें लैंड ऑनर की डेथ के बाद डॉटर और सन का पूरा बराबर का हिस्सा होगा, चाहे वो लड़का है या चाहे वो लड़की है. ये लॉ इसलिए पास किया गया था ताकि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना रहे. और जब भी रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है या मेंटेन करने होते हैं लैंड रिकॉर्ड तो डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है सब डिविजन्स में, और वो सब डिवीजन को फिर दोबारा से डिवाइड कर दिया जाता है तहसील्स में. उसे तहसील भी बोलते हैं और तालुक्स भी बोलते हैं. हर तहसील डिवाइडेड होती है पारगनाज में, जिसमें कि नंबर ऑफ विलेज आते हैं कि इस पारगना में इतने विलेज आएंगे. और जो भी वर्क होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का और रिकॉर्ड बनाने का वो किसके द्वारा किया जाता है? पटवारी के द्वारा, या फिर इसे लेखपाल भी बोलते हैं विलेज में. और जो पारागाना में है ये काम कौन करता है? कनुगो ये काम करते हैं पारागाना में. और तहसील का काम कौन संभालते हैं? तहसीलदार लैंड डिस्प्यूट्स में भी काफ़ी हेल्प करते हैं. फार्मर जो है अपने डाटा की कॉपी जो है वो कहाँ से ले सकते हैं? तहसीलदार के ऑफिस से, अगर उन्हें चाहिए होगी. और सब डिविजनल लेवल पे एसडीओ जो है वो ये सारे काम करते हैं. और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा. जो भी उसके डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी फंक्शन होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. ही डज दिस विद द हेल्प ऑफ पुलिस. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम ये भी है कि वो जो लॉ और ऑर्डर है उसे मेंटेन करके रखे अपने डिस्ट्रिक्ट में. इसको कंप्लीट करने के लिए वो पुलिस की हेल्प भी लेते हैं. जो पुलिस डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट में उसका हेड के ऑफिसर को बोला जाता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दैट इज एसपी. डिस्ट्रिक्ट को 5 या फिर 6 पुलिस सर्कल्स में डिवाइड किया जाता है. हर हेड को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी,
देर आर अबाउट 10 थानाज इन ईच सर्कल, और हर सर्कल में 10 थानाज आते हैं। तो ऐसे ही 5 और 6 सर्कल्स बनाए जाते हैं, हर सर्कल में 10 थानाज इंक्लूड किए जाते हैं, पुलिस स्टेशन मतलब। एवरी पुलिस स्टेशन देयर इज अ स्टेशन हाउस ऑफिसर, और हर पुलिस स्टेशन में एक एसएचओ होता है, दैट इज स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसका रैंक जो है वो इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर का होता है। ये जो है कंप्लेन रजिस्टर करता है, लोगों की रिपोर्ट फाइल करता है, जो भी क्राइम्स या एक्सीडेंट होते हैं उस एरिया में, तो उस पुलिस स्टेशन में उसकी जो है एफआईआर दर्ज की जाती है, और साथ ही साथ उसको इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है। एसएचओ के अंडर कौन कौन आता है? एक तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये 3 लोग एसएचओ के अंडर आते हैं। चौकीदार जो है हमेशा हर विलेज में पोस्ट किया जाता है, हर विलेज में एक चौकीदार हमेशा होता है, और ये चौकीदार जो है ये चेक करता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी आसपास या पुलिस स्टेशन के आसपास हो तो नहीं रही, या फिर क्रिमिनल को अरेस्ट कराने में भी चौकीदार बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। डीसी का ये काम होता है कि सुपरवाइज करे कि जो अर्बन और रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो अपना काम ढंग से कर भी रही हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में काम ढंग से हो भी रहा है नहीं, उसको सुपरवाइज करना भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ही काम होता है। नेक्स्ट है कैरिंग आउट रिलीफ वर्क ड्यूरिंग फ्लड, जैसे कि कोई फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या फिर अर्थक्वेक आता है, तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो रिलीफ वर्क ऑर्गेनाइज करते हैं। रिलीफ वर्क मतलब राहत का काम, लोगों को राहत देना, ठीक है, तो ये काम भी डीसी का ही होता है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग सिविक अमेनिटीज एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी टेक केयर करती है कि जो सिविक अमेनिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट में उनका ढंग से ख्याल रखा जाए, और हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारे काम, पब्लिक वर्क्स लाइक कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग, ये सब जो हैं टाइम टू टाइम सर्विसेज सबको मिलती रहें। और इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ऑफिसर हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन सब डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है और काम को जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करता है और प्रॉपर तरीके से करवाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट्स में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाती है? अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ 2 टाइप ऑफ कोर्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक तो सिविल कोर्ट्स होते हैं जो कि सिविल केसेस, जैसे कि डिस्प्यूट ओवर मनी, प्रॉपर्टी, लैंड, सिविल केसेस हो गए, जो पैसे के पीछे झगड़ा है, प्रॉपर्टी के पीछे झगड़ा है या लैंड के पीछे झगड़ा है, वो सिविल कोर्ट्स में सुलझाए जाते हैं। और दूसरा कोर्ट कौन सा होता है? क्रिमिनल कोर्ट्स, जहाँ पे क्रिमिनल केसेस आते हैं। क्रिमिनल केसेस जैसे कोई चोरी का केस, मर्डर का केस, किडनैपिंग का केस, ये सब केसेस कहाँ जाएंगे? क्रिमिनल कोर्ट्स में। जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कौन सा जज होता है? डिस्ट्रिक्ट जज। और जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है उसमें जज होता है, वो होता है सेशन जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये मेनली दोनों कोर्ट में काम कर सकता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट, इसलिए इसे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज दोनों बोला जाता है। और जो सेशन जज का कोर्ट होता है वो भी सज़ा सुना सकते हैं, जेल की सज़ा, इवन डेथ की सज़ा भी वो सुना सकते हैं, लेकिन डेथ के केस में उन्हें हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। With this topic, your chapter is over, and this is very, very important chapter. Please read it very carefully. Hope you understand it well. Thank you so much.